वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान। और मैं सोनम गिल, आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने खुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। मोहतरमा अनु सिन्हा जी। अनु जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आई हैं। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनु जी, आप भारत की एक मकबूल कथक डांसर हैं और आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं फाउंडेशन फॉर कृष्ण कला एंड एजुकेशन सोसाइटी की। हमें ज़रा इसके बारे में बताइए कि आपकी जो जर्नी है कथक की और नृत्य की ओर, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन सी वो उम्र थी जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि डांस इज़ एवरीथिंग टू मी? सबसे पहले तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जर्नी मेरी बहुत लंबी है और बहुत लंबी कहानी है, शायद एक सेशन में पूरा ना हो, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बचपन से मेरी चाहत ज़रूर थी और बहुत ज़्यादा थी चाहत, लेकिन घर की ऐसी परिस्थिति थी कि घर वालों ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था। और कभी भी हमारे ख़ानदान में किसी ने नृत्य का सोचा भी नहीं। नृत्य और संगीत की ना कोई इजाज़त थी और ना ही कोई परंपरा और ना किसी तरह की हमें छूट जी। तो बहुत दुख हुआ मुझे और इसके साथ ही हमारी बहुत जल्दी शादी हो गई, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है हम लोग के घरों में। तो शादी होने के बाद मुझे ये अपना सपना पूरा करने का मुझे अवसर मिला और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मौका दिया। तो मैंने इसको समझ लीजिए कि शादी के बाद भी जब मेरे बेटा भी हो गया, उसके बाद फिर मेरे 5 सालों के बाद, तो जब मेरी उम्र उस समय 26-27 की जब हो गई, उसके बाद मैंने इसको शुरू किया। तो 96 से मैं 95-96 से शुरू किया इसको। और फाउंडेशन जो मैंने बनाया वो मैंने 2006 में बनाया। अच्छा जी। तो आपको कुल मिला के इसमें करीब करीब 30 से ज़्यादा जो है आपका वर्क इसमें एक एक्सपीरियंस 25 साल पूरा समझ लीजिए। उससे पहले जो थी वो शुरुआती दौर पे जहीं इधर उधर भटक रहे थे और कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे कि क्या करना है और कैसे करना है, किसके थ्रू जाना है, कौन से गुरु अच्छे हैं, किस गुरु से तालीम लेनी चाहिए, कहाँ पर मुझे सही रास्ता मिलेगा। तो ये सब ढूंढते ढूंढते समय लगा। तो उसमें समझ लीजिए कि 5-7 साल तो उसमें भी ख़राब हो गए। ख़राब भी नहीं बोलेंगे, वो सब अनुभव होता है, वो सब अनुभव था। तो वो सब किसी तरह से बहुत सारी रुकावटें आई, बाद में भी बहुत बार ब्रेक भी लगा इसमें, लेकिन फिर कई बार ब्रेक लेके फिर आगे चलते हैं, फिर ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जैसे आप लोग आगे अपने शो को चलाते हैं, उसी तरह से ब्रेक ले लेके मैंने अपनी ज़िंदगी के इस यहाँ तक मैं पहुँच गई जी। और बहुत खूबसूरत है। और ये भी बताएं कि जैसे आप 30 ईयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम, है ना, काफ़ी अच्छा खासा एक उसमें आपने महारत ज़ाहिर हासिल की है, तभी आज आप ये सक्षम हुई कि आप अपना एक यूनिट बनाए और एक संस्था बनाए जिसके ज़रिए आप दूसरों को एजुकेट करें। चूँकि हम ये जानते हैं कि आप सिर्फ एक क्लासिकल कथक डांसर के हद तक नहीं हैं, आप एक एजुकेटर हैं जी, आप एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की डायरेक्टर हैं। तो आपको तो कितने सारे इस तरह के अवसर मिलते हैं जहाँ पे आप यंगस्टर्स से लेके, जैसे आपने खुद कहा कि आप थोड़े से जल्दी जो है शादीशुदा आप मैरिड हो गई थी, तो आज भी कितने सारे इस तरह के वर्ग है जो खासकर अगर हम अपने रूरल एरियाज़ पे फोकस करें, जहाँ पे सिर्फ नृत्य नहीं, कला के किसी भी स्वरूप को आप मान लें, तो उसको एक स्टीरियोटाइप ये माना जाता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, ओनली द फॉर्मल एजुकेशन जो है वही सब कुछ है। बिल्कुल। इसके बारे में आप ज़रा बताएं कि ये सोच इसमें तब्दीली आई है या कितना आने की ज़रूरत है अब? हाँ, यही वजह है कि जैसे कि मैंने खुद बताया कि हमारे घर पे इजाज़त नहीं थी और वहाँ पर एक छोटे शहर में उस वक्त इतने सारे गुरु भी नहीं थे, टीचर नहीं थे
और लोगों को फाइनेंशियली भी इतने सक्षम नहीं होते हैं। वहाँ के समाज भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को बहुत लिबरल होकर नहीं देखता है। तो इसलिए मैंने फिर तय किया कि पिछले 10 वर्षों से ही मैंने सोचा कि मैं ऐसे जाकर ऐसे जगह पे सिखाऊं जहाँ पर वाकई लोग सीखना चाहते हैं, इसे करना चाहते हैं। तो मैंने फिर यही तय किया कि मैं अपने शहर से ही और अपने राज्य से ही, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ और जिस जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने वहीं चुना, झारखंड के एरिया में। और वहाँ पर मैंने सरकारी स्कूल के बच्चों को मैंने ये शिक्षा देनी शुरू कर दी। और आज के डेट में अभी करीब 20 से 25 हज़ार बच्चे वहाँ पर टाइम टू टाइम मेरे अंडर सीखते भी हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं और समय समय पर परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो मैं वहाँ पे CSR के तहत और कुछ सरकारी मदद या कुछ सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इस काम को मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत बच्चे सीख रहे हैं और उन्हें मुझे लग रहा है कि जो मेरा एक सपना था वो पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हुई है जान के। और जो हमारी आज की एक नई जो शिक्षा नीति है, इसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है या कला के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको कितनी मान्यता दी गई है? हाँ, इसमें नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 से में आई है, उसमें कलाकारों के लिए बहुत अच्छा अवसर है और बहुत सारे स्कीम हैं और स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्कूल के लिए भी उसमें बढ़ चढ़कर बच्चों को सीखने का और सिखाने का अवसर मिल रहा है और रेगुलर उसमें बच्चे इस तरह की कलाओं को सीख रहे हैं और इसमें कई टीचर्स को भी और इस फील्ड के जो कलाकार हैं उनको भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उनको बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं और इस जैसे कि पहले इसमें नौकरी बहुत कम थी, अवसर बहुत कम था, टीचर्स कम थे, लेकिन अभी उसी रफ्तार से टीचर्स भी आ रहे हैं और बच्चे भी मिल रहे हैं हम लोगों को। अच्छा जी। और कथक में जैसे हम जानते हैं कि वो बेसिकली वो कथा और एक्सप्रेशन का सबसे एक खूबसूरत डांस फॉर्म है ना, जिसमें कहानी जो है हम बयां करते हैं। और इसमें 4 घराने हैं अगर हम गलत नहीं है, लखनऊ और रायगढ़, लखनऊ घराना, रायगढ़, जयपुर और बनारस। जी। तो आप जब ये आपका जो संस्था है, इसमें आप जब लोगों तक पहुंचाते तो आप सारे फॉर्म्स में जो है लोगों को मैं सबसे पहले तो ये मुझे बताना है कि मैं पंडित राजेंद्र गंगानी जी की शिष्या हूँ, जो कि जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं जयपुर घराने को सीखती हूँ, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा पहले जो हमारे गुरु थे उनसे मैंने थोड़ा सा लखनऊ घराना भी सीखा था। तो घरानों में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिलेबस सबका एक है, थ्योरी सब एक ही होती है जितने भी घराने हैं, लेकिन थोड़ा सा अंग जो है उसके जो अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें जयपुर घराने में हमारे चक्कर और फुटवर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसी तरह से लखनऊ घराने में नज़ाकत और भाव अंदाज पे ज़्यादा दिया जाता है। और अगर बनारस में जाए तो बनारस में दोनों का मिक्स है। और अगर आप रायगढ़ में देखें तो रायगढ़ में ज़ोरदार चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बोलों पे बखावज के बोल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ध्रुपद जो है, ध्रुपद के जो वहाँ के जो राजा थे चक्रधर महाराज जी, उन्होंने इस रायगढ़ घराने को बनाया था। तो वो खुद स्वयं ध्रुपद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने ही ध्रुपद राग को और ताल को उन्होंने शुरू किया था। तो वो उसको ज़्यादा जोर देते हुए उसमें अपने रियाज करते हैं और लोग वहाँ पर रियाज करते हैं और उसको नाचते हैं उसमें सब। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 90% काफ़ी एक जैसे समानता है जी। और आप इतने सारे जो महोत्सव होते हैं है ना, आर्ट के, डांस के, तो उसमें आप जाहिर है आप तो हज़ारों महोत्सव की पार्ट आप रह चुकी हैं और आपने इतने लोगों को ट्रेन किया हुआ है। तो चूंकि वो अगर हम उस तरफ देखें तो वो एक सीजनल चीज़ होती है, लेकिन अगर हम कहें, जैसे आपने बात जाहिर की अभी रियाज के बारे में आपने मेंशन किया, रियाज का जो है वो कितना महत्व रहता है किसी भी आर्ट फॉर्म में, अगर हम कहें जो आज हमारे जो हमें सुन रहे हैं, खासकर हमारे नौजवान, उनको आप क्या ये बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि रियाज की जो इम्पोर्टेंस है उसमें कमी ना आए? अगर हाँ, रियाज तो बहुत ज़रूरी है। जो जिस तरह से पहले रियाज करते थे, अभी भी देखिए जो हमारे गुरुजी के परिवार से हैं, जो गुरुजी के पास में सीखते हैं, जो अच्छे गुरुओं के पास में सीख रहे हैं, बड़े बड़े गुरु के पास सीख रहे हैं,
उन और ये सोच के सीख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि बस आज गए और अभी फटाफट सीख लिए और जाके रील बना लिए तो बस हम कलाकार हो गए। और अगर एक दो स्टेज में हमें मिल गया तो ऐसे वाले भी बहुत हैं। लेकिन जो एकदम जल्दी इंस्टेंट, जैसा सब कुछ है इंस्टेंट है, वैसे इंस्टेंट भी, इसमें भी कई बार इंस्टेंट वाले लोग आते हैं, लेकिन जितने तेज़ी से आते हैं उतने तेज़ी से निकल जाते हैं। लेकिन ठहराव वाले लोग भी बहुत आते हैं जो सालों सीखते हैं। देखिए, कम से कम इसको सीख 10 साल तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। 10 से 12 साल अगर आप इसको देते हैं, उसके बाद फिर आप अच्छा एक प्रस्तुत कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन उसके बाद भी आपको रियाज तो हर एक दिन 2 से 4 घंटा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरुजी आज भी सुबह में उठ के सबसे पहले रियाज करते हैं। इतने वर्ल्ड फेम गुरु हैं और ऐसा नाच रहे हैं वो अभी भी, तो वो सिर्फ रियाज का ही देन है। हाँ, रियाज का बहुत योगदान है। तो रियाज मैं चाहूँगी कि रियाज पे पूरा ध्यान दें। और परफॉर्मेंस तो हम लोग को आज के डेट में सालों भर मिलता है। सालों भर। अभी तक तो हम लोगों ने 5-10 हज़ार से ज़्यादा मंचों पे प्रस्तुति हमने दे दी है। उसके बाद में हमारा वर्कशॉप चलते रहता है। उसके बाद मंदिरों में परफॉर्मेंस होते हैं, हमारे खुद के अपने प्रोडक्शंस के परफॉर्मेंस होते हैं। और बहुत सारे, तो अगर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ मई और जून, ये सिर्फ 2 महीने ही ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अदरवाइज तो पूरा थ्रू आउट हमारे हिंदुस्तान में, विदेशों में ये बहुत सारे कलाकार गर्मी छुट्टी में विदेश चले जाते हैं। विदेश में जाके वहाँ परफॉर्म करते हैं और सिखाते हैं। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान में और विदेशों में भी। शास्त्रीय नृत्य और संगीत का बहुत बहुत इसमें अभी आगे इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है और इसमें बहुत आगे करियर है। जी। और क्लासिकल में ख्याल से अगर हम आर्ट डांस किसी भी फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करें, बेस जो है उसका हमेशा क्लासिकल ही है कहीं ना कहीं, है ना? हाँ, क्लासिकल तो बेस होता ही है, क्लासिकल तो रहता है। लेकिन जो लोग फोक में होते हैं, जो लोक नृत्य और संगीत के लोग होते हैं, तो उनको एकदम से क्लासिकल नहीं बोला जाता है। लेकिन फिर भी वो भी तो रियाज करते ही हैं और उन्हें भी संगीत का और नृत्य का ज्ञान तो थोड़ा होता ही है। बाकी ये ज़रूर है कि क्लासिकल में हमें जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, क्लासिकल मतलब ही होता है शास्त्रीय नृत्य और संगीत। शास्त्रीय का मतलब होता है जो शास्त्रों से बंधा है, जुड़ा है, जो हम शास्त्रों में जो लिखा गया है, हम उसके आधार पे इन चीज़ों को करते हैं। तो वो एक चीज़ को हम लोग इसमें लिबर्टी नहीं ले सकते कि हमारे गुरुजी से या गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमने जो सीखा है, जैसे सीखा है, हम उसको किसी भी हाल में अपने आप बदल नहीं सकते। आप इसको इम्प्रोवाइज नहीं करते। तोड़ मोड़ के उसको अपना स्टाइल नहीं बना सकते हैं। जो सीखा है, जैसे सीखा है, वैसे ही आगे उसको सिखाना है और उसको दिखाना है, बताना है। जी, अगर जो लोग थोड़ी आज़ादी लेने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, कुछ लोग करते भी हैं, तो गुरुजी से परमिशन लेते हैं, गुरुजी से इजाज़त ले लेते हैं कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। गुरुजी को अगर ठीक लगता है तो वो करने देते हैं। कुछ लोग जो बहुत बड़े हो गए हैं, जिनका नाम और कद बहुत ज़्यादा बड़ा है, उन लोग इतना है उनके अंदर नॉलेज और अनुभव और गट्स कि वो उसको थोड़ा बहुत सुंदर बनाने के लिए और भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी। और ये भी बताएगा कि जैसे हमने बात की, आज भी अगर हम देखें कि देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि बिल्कुल इसकी समझ नहीं है आर्ट, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मंच हैं भारत में, खासकर बहुत सारे मंच है जो आपको मौका देती है, मौका फराहम करती है कि आप आए, अपने कला को प्रस्तुत करें बहुत लोगों के सामने। विजुअल, ऑडियो, हर एक मीडियम में अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरियाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आज भी वो चीज़ है कि अगर आप किसी कला से अपने आप को जोड़ रहे हैं तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि उसका जो है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में उसका काम आता है। हाँ, ये मैंने देखा। अभी भी मैं जब स्कूलों में जाती हूँ, छोटे छोटे शहरों में, तो वहाँ पर बेचारी बच्चियाँ बड़ी दुखी होती हैं, निराश होती हैं, हताश होती हैं। वो बोलती हैं, मैम आप चले जाएंगे तो फिर तो हम लोग को ये कोई नहीं सिखाएगा, हमारे तो घर वाले करने नहीं देंगे। कुछ बच्चे 12th पास हो जाते हैं, बोलते अब तो हम गाँव जा रहे हैं, अब तो हम घर जा रहे हैं, अब तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर बहुत दुख होता है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि इतना मैं सक्षम भगवान मुझे बनाए कि मैं उन बच्चों को लाकर यहाँ पर सिखा सकूँ और कुछ स्कॉलरशिप दे सकूँ। वैसे सरकार ने ऐसा प्रोविज़न रखा है स्कॉलरशिप देने का, आगे फ्री एजुकेशन देने का, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं। लेकिन छोटे शहरों में कुछ परिवार में कुछ बच्चियाँ जो है इससे वो नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती है और नहीं ले पाती हैं स्टेप। तो क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नाच के क्या होगा, गा के क्या होगा, इसमें क्या करियर है, क्या नौकरी मिलेगी, क्या पैसा मिलेगा। सभी को लगता है कि कंप्यूटर क्यों नहीं सीख लेते, साइंस क्यों नहीं पढ़ लेते हैं,
तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे तो आधे से ज़्यादा तो खाली बैठे हैं, कंप्यूटर वाले आधे से ज़्यादा बच्चे खाली बैठे हैं, इंजीनियर्स खाली बैठे हैं। मैं जाके बच्चों को ये बताती हूँ स्कूलों में, मैं बोलती हूँ कि बच्चों कितने लोगों को बताओ, मुझे हाथ खड़े करो कि कितने लोग को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है या कितने लोगों को साइंस। तो वो कई सिर्फ 10% 20% बच्चे हाथ उठाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि देखो आपको ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है फिर भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको संगीत और नृत्य कितना अच्छा लगता है, तो सब लोग हाथ उठाते हैं। मैं बोलती हूँ सबको अच्छा लग रहा है फिर भी आप लोग ये नहीं करते हो। फिर मैं स्कूल वालों को कन्विंस करती हूँ, टीचर्स को कन्विंस करती हूँ। इवन मैंने सरकार में, भारत सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने कई मंत्रालय में मंत्री सब लोगों से भी मैंने बातचीत करके मैंने कई रिक्वेस्ट दिया है, भेजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टीचर्स को करे और कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए, इसको एकदम कंपलसरी कर दे कि जैसे आपको मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है वैसे ही आपको नृत्य और संगीत भी कंपलसरी है, आपका ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ये मैं फोर्स करती हूँ और ये गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि शिक्षा नीति के आधार पे ये लागू हो भी चुका है, ये किया भी जा चुका है, लेकिन मुझे फिर से कहना पड़ेगा और दूरदर्शन में और मैं टीवी के सामने आप सभी के सामने ये कह रही हूँ कि सही में अभी भी कई स्कूल में इस चीज़ को उन लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और वो अगर वो सिर्फ फोक के को लेकर चल रहे हैं, अगर सिर्फ फोक लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ फोक से ये बात नहीं बनेगी। सिर्फ फोक नृत्य लेकर ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि फोक में सिलेबस नहीं है और बिना सिलेबस के आप कोई भी एजुकेशन अगर ले रहे हैं, कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, तो उसका क्या महत्व क्या रहेगा। अगर उसने डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है किसी भी आपके सब्जेक्ट में, तो उसका फिर आगे बच्चे क्या करेंगे। तो इसको पढ़ना ही बहुत जरूरी है। मैं जाके बोलती हूँ, वो बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं अच्छा अच्छा डांस सिखाने आइए, भी डांस सिखाएंगे, म्यूजिक बजेगा और डांस सिखाएंगे। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, म्यूजिक नहीं बजेगा और ऐसा डांस नहीं, पहले मैं डांस पढ़ाऊंगी आपको और पहले पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, आपको लिखवाऊंगी, उसके बाद में आपको सिखाऊंगी। और म्यूजिक तो बहुत बाद में बजेगा जी, इस नृत्य में तो म्यूजिक बहुत बाद में बजता है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन लोग को थोड़ा थोड़ा कराते रहते हैं। तो देखिए आगे तो अभी बहुत सारे गुरु इसमें लग चुके हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है भविष्य। हमारी भी यही दुआ है कि ये सक्षम हो जाए, और क्योंकि जो प्रिविलेज्ड एरिया है वहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो रूरल है वहाँ अगर ये लागू हो जाए तो बहुत खूबसूरत बात होगी। बिल्कुल। और अब हम ये जानते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम से शुरू किया था जहाँ पे ना सोशल मीडिया का दौर था, ना कुछ था, कोई मेंटर ढूंढने की कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। आपने जाहिर है एक दृढ़ निश्चय किया आपने कि मुझे सीखना ही है, तो आपने मेंटर खुद तलाश किया ना अपने उस्ताद गुरु के पास गए। तो वो जो है एक मेहनत का दौर था। आज हम जानते हैं आपको इतने सारे इनामत और इजाज़त से नवाजा गया है, जिसमें आपको बहुत से अवार्ड्स है, जिसमें आपको दिल्ली रत्न अवार्ड भी मिला है और संगीत सम्मान अवार्ड भी मिला है। ज़रा आप ये बताएं कि आपको आज तक के अचीवमेंट में सबसे खूबसूरत कौन सा आपके लिए जो है एक मेमोरी अचीवमेंट रही है इन सब में? मेरे उस लिए एक इनफैक्ट मैंने गेटवे ऑफ इंडिया में जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। गेटवे ऑफ इंडिया में मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि आज मुझे पद्मश्री मिल गया, और मैंने वहाँ पर बोल भी दिया था इतना, क्योंकि इतनी पब्लिक थी। और वो जब मैंने वहाँ पर होली का नृत्य प्रस्तुत किया और ठुमरी की, और ठुमरी जो फूलों वाली ठुमरी होती है, मतलब फूलों से ख़त्म किया उसको, नृत्य को फूलों की होली से, तो बहुत लोगों ने पसंद किया और खड़े होकर उन्होंने क्लैपिंग की बहुत देर तक, बहुत देर तक। और उसके बाद जो जिस तरह से ऐसे कुछ, उसके बाद भी बहुत जगह पे हम लोग गए जहाँ पे क्या होता है कि घंटों मंच से उतरने के बाद लोग छोड़ते नहीं है, हाँ, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। और वही लगता है कि हाँ यही मतलब कि मेरा मतलब कि जो अचीवमेंट है, हाँ असल अवार्ड यही है, ठीक है। बाकी तो देखिए जो अवार्ड मिलते हैं उसमें आपको मान्यता मिलती है, आप सुंदर से सजा के भी रखते हैं। तो छोटे छोटे मतलब अभी तो हमारे घर में कम से कम हज़ारों ऐसे अवार्ड रखे हैं, लेकिन उसमें एक सबसे पहले सबसे ऊपर के अवार्ड के लिए जाने के लिए तो हम लोग पता नहीं इस जन्म में संभव होगा या नहीं, जो उसके लिए हम लोग भगवान से सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तो किस्मत की बात है, ऊपर वाले की बात है। तो लेकिन जो मेन है कि आपको पब्लिक कितना पसंद करती है, मेन यही है कि आपको नृत्य, आपका स्टेज पे जाके लोग कितना आपका पसंद करते हैं, वो बहुत मायने रखता है।
कि स्टेज पे जाने के बाद जो जिस तरह से बाद में अभी भी लोग ना ऑटोग्राफ लेने आते हैं, तो जी, मुझे जी, कई जी। बार लगता है, मैं बोलती हूँ अब तो ऑटोग्राफ का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ का सीधा ज़माना। फोटो लो। तो घंटों फोटो लेते हैं, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि घंटों आप मैम फोटोग्राफी आप कर रही हैं, आप जी, थकती नहीं है? जी। तो हमें लगता है कि नहीं, यही तो असल असल, वो हाँ, जो उनसे सम्मान जो और खुशी जो प्यार मिलती मिले है, तो वही बहुत है, सही अच्छा बात। लगता है। बहुत ठंडे, जैसे कि मैं इतना दूर, मतलब शिमला में से बहुत ऊपर है, रिकोंग पियो एक जगह जी, का नाम है, जी। जो शिमला से मेरे ख्याल से पता नहीं 1000 किलोमीटर ऊपर, जहाँ के जो सेव किन्नौर, जी, किन्नौर जी। है उस जगह का नाम। हुँ, हुँ। वहाँ पे इतनी ठंड में जाके परफॉर्म करना, जिसमें मैंने 5 लहंगे पहने थे, ओह! मतलब एक के ऊपर एक, मेरे पास में 5 लहंगे, इतनी ठंड थी ओह! कि मैंने 5 लहंगे पहन लिए थे। एक तो मैं थोड़ा सा मोटी भी हो गई थी और हैवी भी हो गई हैवी थी हो नाच जाता है, हाँ। डांस करते जी, समय, जी, जी। लेकिन मेरे पास में कोई चारा नहीं था। और वहाँ पर इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे डांस करना था। ये बर्फ़ जैसे हो रहे थे हाथ पाँव, हुँ, और अक्टूबर कॉस्ट्यूम के का महीने वज़न। में, हाँ। हुँ। तो वो सब, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है। फिर खजुराहो जैसे जी, जी। महोत्सव है, हुँ। खजुराहो इतना बड़ा उत्सव होता है। फिर जब विदेश भी गए, वहाँ पर जाकर हमने ऐसे दशावतार जैसी चीज़ों को दिखाया स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ पर भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, जी। और मैं साहित्य के ऊपर में काफ़ी काम कर रही हूँ। साहित्य की रचनाएँ जितनी हैं, ओके। जो हिंदी के जी, साहित्य, जी। जयशंकर प्रसाद और ये हमारे दिनकर जी, जी, इन सब जी। के साहित्य पे आधारित जो कथा है, उसमें मैंने बहुत क्या सारे बात है! नृत्य नाटिका मैंने बनाई है। जैसे उर्वशी, जी, उर्वशी का भी नाम सुना होगा, जी, और ध्रुव स्वामिनी, जी। कामायनी, कमाई। इस तरह के नृत्य नाटिकाओं को लोगों ने बहुत सराहा है। और मुझे भी ऐसे नृत्य नाटिकाएँ करते हुए अच्छा लगता है। द्रौपदी, मीरा, जी, ये जी, सब जी, मैं जी। पहले करती हूँ। आज इतनी सारी कामयाबी, इतनी सारी खुशियों के बाद आपको कोई भी ज़िंदगी में अगर कोई मलाल है, आपको कोई पछतावा है जो आपको ऐसा लगता है कि ये रह गया? हाँ, वो तो है। बिल्कुल है। मुझे ये सबसे ज़्यादा तो यही है कि लगता है कि बचपन से क्यों नहीं सीखा? हुँ। बचपन से क्यों नहीं करने दिया? जबकि हमारे घर के पड़ोस में टीचर आते थे, एक हम मैं छुप के उनको देखती थी। जी। और मैं तो भगवान की कृपा से अगर मुझे थोड़ा-सा भी बचपन में मेरे फादर और मदर सपोर्ट अगर करते सपोर्ट हैं। करते, मैं सबसे ज़्यादा तो फादर, तो बहुत अच्छा होता। अगर और या तो फिर मुझे ऐसा कोई स्कूल मिल जाता जहाँ पे हुँ। स्कूल में भी मुझे करने का मौका मिलता, मौका मिलता। तो भी अच्छा लगता। और उसके बाद शुरू में भी मैं बहुत दिन तक भटकती रही, मुझे अच्छे गुरु नहीं मिले। और जो हुँ। गुरु मिले वो उन्होंने यही सोचा कि ये तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है, जी। तो वो सोच के उन्होंने पहले हमें बहुत समय मेरा उन्होंने भी ख़राब कराया। हुँ। मैं बॉम्बे भी गई थी, और बॉम्बे में भी फिर, लेकिन वहाँ का हवा पानी मुझे सूट नहीं किया, जी। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गई। और फिर बीच बीच में फिर क्या हुआ कि कई बार ब्रेक लेना पड़ा। जी, कई जी। बार जीवन में ब्रेक लेना पड़ा, जैसे कि बेटे का कुछ एग्ज़ाम है, जी। या फिर उसको बाहर विदेश भेजना है, हुँ। या फिर घर में कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसे, होती हैं। कई कई बार कुछ ऐसी अनहोनी भी हो बिल्कुल। जाती है। तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत सारा ब्रेक लग गया। तो उससे क्या हो जाता है कि एक बार इन सब चीज़ों में जब ब्रेक लगता है, तो उसको हुँ। फिर से रीस्टार्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। मुश्किल भी होता है। हाँ, वक्त लगता है। हुँ। तो मैंने जैसा बहुत आपको अपने दिल की बात मैंने जी। शेयर की है कि मैं नाचने का तो बहुत सारा मैंने नाच लिया, वो हुँ। व्यवहार की वजह से। लेकिन जो जिस लेवल पे मैं नाचना, चाहती आज थी। इंडिया के सभी मंच पे मैं नाच चुकी हूँ। बिल्कुल। भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े मंच हैं, मंच है, सब में सभी कर पे चुकी हैं। प्रस्तुति हुँ। मैं दे चुकी हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक प्रस्तुति हो जिसमें मुझे मतलब ऐसा लगे कि सही में मैंने कुछ बहुत ही, हासिल कर लिया हाँ, ऐसा। हाँ। सही में मैंने कुछ वो वैसी परिस्थिति अभी बाकी है। जो एक दिल को सुकून दे, समझ रही दिल हूँ। को मैं सुकून दिया, लेकिन जैसे कि वहाँ तक नहीं, हुँ। वहाँ तक नहीं, उस लेवल पे अभी मैं नहीं पहुँची हूँ जिसमें और मुझे पहुँचना आगे है। आपकी क्या जो है एक ऑब्जेक्टिव है या कोई एम्बिशन इस तरह का है जो आप हासिल करना चाहती हैं? मैं एक गुरुकुल बनाना चाहती हूँ, अच्छा, और वो गुरुकुल की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या बात है। मैं गुरुकुल ही बनाऊंगी जहाँ पे ऐसे बच्चों को फिक्स तरीके से एकदम परमानेंट हॉस्टल जी। वहाँ पर रख के गुरु शिष्य परंपरा में जैसे सिखाया जाता था, बहुत और जैसे सिखाया जाता है उसी तरह से सिखाएंगे। उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। उसमें सरकार से अगर मदद मिली जी। तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ प्राइवेट लोगों के साथ जी, बातचीत चल रही है। उसमें गुरु को रखना होगा, टीचर्स को रखने होंगे, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, सब लोग, रहना खाना पीना सारा इंतज़ाम रहेगा। और जो सीखने वाले हैं उनको एकदम परमानेंट वहाँ रहना होगा, और वहाँ पर पूरे उनको विद्या लेनी होगी।
उसमें उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो जी। इस पे हम बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और यही एक मेरा सही, सपना है। हमारी दुआ है कि आपकी ये जो बिल्कुल एक कोशिश काविश है, ये बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द जो है कबूल हो जाएं। अनु जी, हमारी ख्वाहिश है कि आप जाते जाते प्लीज़ हमें कथक के कुछ बोल सुना दीजिए। ज़रूर। हमारे गुरुजी, जैसा कि मैंने बताया आपको, पंडित राजेंद्र गंगानी जी और जयपुर घराने, वहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कवित किए जाते हैं। कवित मीन्स कविता। तो उस पे मैं एक छोटे से बोल सुना देती हूँ आपको। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग, हिरत फिरत घर देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो, दधि खाए लियो। दध की मटकी झटकी पटकी, और दूध को पी के बिखेर दियो। पकड़ लियो मैया ने जब, तब ग्वाल बाल सब भागे गए, दधि खाए गए। देखे नारायण ताल बजावत, नाचत गावत, दिख दिख थई तथई तथई, कटित थई तथई तथई, तकिट थई तथई तथई तथई। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत अनु जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें, हमारी जो आज की नस्ल है उनकी तरफ आपका कोई भी पैगाम हो जो आप देना चाहेंगी, जो आर्ट से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैगाम कि जो भी काम आप करें उसे पूरे ईमानदारी से करें। गलतियां सबसे होती है, गलतियों को ज़रूर मानें। जी, गलतियों को हर वक्त मानें, कैसे भी हो, चाहे घर में, बाहर, फ़ोन पे, कहीं पे भी गलतियां तुरंत मान लें। उससे बड़े से बड़ा आपका नुकसान होने से बच सकते हैं। और अनुशासन में तो रखना ज़रूरी है ही। और रियाज़ करे, अपने फील्ड में रहे तो रियाज़ करे, उसमें मेहनत करे। और ये जो आजकल के जो रील बनाने से और ये सब जो है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, इन सब चीज़ों से जहाँ पर ज़रूरी है, अगर ये आपकी रोज़ी रोटी है तब तो आप इसको करें, लेकिन टाइम पास के लिए ना करें। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ किसी भी बुरे लत के शिकार ना हो। जी, किसी भी गलत लत या गलत संगत या किसी भी ऐसे लत के आप शिकार ना हो। बस यही मेरी आप सभी से विनती है, गुजारिश है। और ये मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे, प्रसन्न रहे। बहुत शुक्रिया अनु जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी खूबसूरत बातें शेयर की। और हमारी यही दुआ है कि आपने जो अपनी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव बताई, जी, उसमें आप बिल्कुल सक्षम हो जाए जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। इसी जुस्तजू व तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। ए बुद्धू,